नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा के इस यूट्यूब चैनल पर मैं राजेंद्र सिंह आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज अपने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल अपने कर रहे थे, तो बिंदुसार के बाद उसका पुत्र है जो अशोक, वह सम्राट बना। तो जो अशोक का प्यारे बच्चों समय है वह है 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक का जो काल है, समय है, वह महान सम्राट अशोक से संबंधित है। अब प्यारे बच्चों, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जैसे बता रखा है कि जैन अनुश्रुतियों में विशेषकर यह बताया गया है कि अशोक है जो यह अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है, यानी कि अधिकार कर लेता है। अर्थात प्यारे बच्चों ये हुआ कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार ये चाहता था कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो अगला सम्राट बने वह इसका बड़ा पुत्र है जो सुसीम, वह बने। इसके बारे में भी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो क्या स्थितियां बनी, थोड़ा सा अपने पीछे चल के देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर बिंदुसार की अपने बात करें तो कहते हैं कि बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, 16 पत्नियां थी और 100 पुत्र थे। 100 पुत्र वह 16 पत्नियों का जिक्र आया है, खासकर जो सिंगली परंपरा के जो ग्रंथ है दीपवंश व महावंश में ये बात आई है। और उसी में यह बताया गया है कि ये जो अशोक है अपने 99 भाइयों की हत्या करके यह जो मगध की गद्दी पर बैठता है। सो प्यारे बच्चों, ये जो 100 यानी के पुत्र थे, इनमें से विशेषकर बिंदुसार का जो सबसे बड़ा पुत्र है सुसीम, हमें 100 पुत्रों का नाम नहीं याद रखना है, विशेषकर हमें तो 2 ही नाम याद रखने हैं, अशोक है या सुसीम है। हालांकि सुसीम, अशोक, तिस, विक्ताशोक या सुमन, ये 5 जो पुत्रों का नाम विशेषकर अपने प्रमुख ग्रंथों में इसका जिक्र आया हुआ है। लेकिन अब प्यारे बच्चों, सुसीम के संदर्भ में सुसीम क्यों नहीं बन पाया, कुछ स्थिति इस प्रकार की हुई। हम इससे पहले पढ़ के आ चुके हैं कि तक्षशिला में प्यारे बच्चों 2 बार क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तक्षशिला में हमने पढ़ा था कि दिव्यावधान ग्रंथ में बताया गया था कि तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। कब? बिंदुसार के समय में ही। तो ये पहली बार तक्षशिला में इस विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था, हमने पढ़ के आए हैं, अशोक को। लेकिन दूसरी बार जब ये विद्रोह हुआ तो दूसरी बार विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था, तो कहते हैं सुसीम को भेजा गया। सुसीम जब तक्षशिला वहां विद्रोह दबाने गया हुआ था प्यारे बच्चों, उसी समय कहते हैं कि बिंदुसार उन्हीं दिनों में या तो बीमार पड़ता है या जब उसकी मृत्यु का समाचार का पता लगता है, मृत्यु का समाचार सुन के जो अशोक है, अशोक यह उज्जैन से, यह कहां से प्यारे बच्चों, उज्जैन से या अवंती, अवंती से यह कहां आ जाता है, पाटलिपुत्र पहले पहुंच जाता है, पाटलिपुत्र पहले पहुंच जाता है कि जो बिंदुसार है ये बीमार चल रहा है या इसकी मृत्यु होने वाली है, या मृत्यु का समाचार पहुंचने पर अशोक उज्जैन अवंती से, क्यों, क्योंकि उज्जैन शासक बनने से पूर्व जो अशोक है प्यारे बच्चों वह उज्जैन या अवंती का क्या था, वहां का ये हम कह सकते हैं शासक था या वहां का प्रांतपति था। तो प्यारे बच्चों ये क्या करता है, अशोक उज्जैन से पाटलिपुत्र पहुंच जाता है और मंत्री राधागुप्त, अपने मंत्री राधागुप्त, ये विशेषकर आपको नाम याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, राधागुप्त की सहायता से यह क्या करता है, मगध के साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लेता है। अब प्यारे बच्चों, तक्षशिला से क्योंकि सुसीम बाद में पहुंचता है, फिर बाद में यह मिलता है कि सुसीम की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि यह तो बताया गया है कि अशोक है जो यह 99 भाइयों की हत्या करके मगध के साम्राज्य पर इसने अधिकार किया था। तो प्यारे ये तो बच्चे हैं शुरुआत, ये बात हो गई सम्राट अशोक के, हम कह सकते हैं राज्यारोहण या राज्याभिषेक से संबंधित बातें। अब प्यारे बच्चों कुछ आपको महत्वपूर्ण और बात यहां हम अशोक के संदर्भ में पढ़ें, हम अशोक के
बारे में आगे विस्तार से चर्चा करें, एक महत्वपूर्ण और बात आपको यहां ध्यान रखनी होगी। प्यारे बच्चों, यहां मैंने अशोक का जो समय लिखा है वह लिखा है 273 ईसा पूर्व से। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, अशोक का जो राज्यारोहण का समय है, राज्यारोहण का भाव ये हो गया कि गद्दी पर जब ये बैठता है, यानी कि पिता की मृत्यु, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 273 ईसा पूर्व में। तो 273 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठ जाता है, इसका राज्यारोहण का हम समय मान सकते हैं क्या? 273 ईसा पूर्व। लेकिन इसका विधिवत पूर्ण रूप से राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में नहीं हुआ था। कितने वर्ष बाद प्यारे बच्चों? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद हम कह सकते हैं 269 ईसा पूर्व में, क्योंकि ईसा पूर्व घटते क्रम में हम पढ़ते हैं, तो 273 नहीं 269 ईसा पूर्व, यानी कि 4 वर्ष बाद अशोक का क्या होता है प्यारे बच्चों? राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। यानी कि यह 4 वर्ष, हम ये कह सकते हैं कि 4 वर्ष अपने जो 99 भाई हैं उनके साथ संघर्ष करता है और अंतिम रूप से फिर सत्ता को हासिल करता है। तो राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद होता है। अब ध्यान रखना यही है कि जो आप के बुक में या ज्यादातर हम अशोक के बारे में जो इतिहास पढ़ते हैं वो घटनाओं का जो क्रम मिलता है हमें बुक्स में, वो कुछ इस प्रकार मिलता है। अब ध्यान रहे किस प्रकार कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद, 8वें वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 10वें, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद ये कार्य किया या ये घटना हुई। इस संदर्भ में, इस क्रम में हम पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं? राज्याभिषेक के। तो ध्यान रहे, राज्याभिषेक के से अर्थ यह हुआ कि 269 ईसा पूर्व से हमें लेना है, ना कि 273 ईसा पूर्व से। आपकी बुक में इसी प्रकार घटनाओं का क्रम दिया हुआ है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझो, जैसे कलिंग युद्ध के बारे में हम अभी आगे आज ही पढ़ने वाले हैं। तो कलिंग युद्ध के बारे में दे रखा है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर, यानी कि यह अपना आक्रमण करता है और अधिकार कर लेता है अशोक। तो कहने का भाव हो गया कि हम राज्याभिषेक से जो घटनाओं का क्रम हम जोड़ते हैं, राज्याभिषेक से 269 ईसा पूर्व से। ये तो प्यारे बच्चों है कुछ बेसिक बातें। अब बात करते हैं अपने अशोक के कुछ नामों के बारे में। अब प्यारे बच्चों, मौर्य काल के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं कि मौर्य काल के संदर्भ में हमें जो जानकारी है वो या तो साहित्यिक स्रोतों से तो मिल ही रही है, और इसके अलावा हमने पढ़ा था अभिलेखों से भी खूब जानकारी मिलती है। और खासकर अशोक के संदर्भ में तो अभिलेखों से बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि अभिलेखों को उत्कीर्णित करवाया जो विशेषकर अशोक ने। बहुत सारे हम 14 जो शिलालेख आगे पढ़ेंगे, या स्तंभ लेख हैं या गुहा लेख हैं, तो वो अशोक से संबंधित, क्योंकि अशोक ने खुद ही उन्हें उत्कीर्णित करवाया था। तो अशोक के संदर्भ में बहुत जानकारी हमें किनसे मिलती है? शिलालेखों से। तो शिलालेखों में अशोक का सर्वप्रथम हम ये देखें कि अशोक का अशोक नाम किस अभिलेख में मिलता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रहे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष कर याद रखना है। अशोक का प्यारे बच्चों जो अशोक नाम है यह या तो मास्की या फिर गुजरा या गुजरा, आपके इस प्रकार ही बुक में दे रखा है गुजरा या गुर्जरा जो अभिलेख है। कौन से अभिलेख? 2 अभिलेख या नाम मैं बता रहा हूं, मास्की व गुजरा। इन अभिलेखों में ही अशोक का अशोक नाम मिलता है, ये ध्यान रहे। इनके अलावा जो अभिलेख प्यारे बच्चों, हालांकि 2 और है, लेकिन आपको ये 2 ही नाम याद रखने हैं प्यारे बच्चों। कौन से? मास्की और गुजरा। इनमें क्या है? अशोक का अशोक नाम मिलता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों नेतुर या उदय गोलम नामक 2 और भी अभिलेख हैं, उनमें भी अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। लेकिन आपकी बुक में क्योंकि ये 2 ही दे रखे हैं, आपको ये 2 नाम ही याद रखने हैं। अब प्यारे बच्चों यहां एक बात और आगे ध्यान रखो, इसके अलावा अशोक की उपाधियां कौन सी मिलती हैं या अन्य नाम जो अतिरिक्त और अभिलेख हैं उनमें क्या बताया गया है? तो प्यारे बच्चों एक नाम मिलता है देवनाम प्रिय या देवनाम पियदसी, देवनाम पिया
या देवनाम पियदसी, ये दो नाम प्यारे बच्चों, या इन्हें अपने उपाधियां कह सकते हैं। ये जो दो नाम है, ये खासकर जो गिरनार संस्करण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अशोक के ये दो या तो उपाधियां थी या नाम थे, देवनाम प्रिय या देवनाम पियदसी विशेषकर। इसके अलावा प्यारे बच्चों, जो एक राजस्थान से जो हमारे लघु शिलालेख मिला है, भब्रू नामक बैराठ स्थान से जो भब्रू का शिलालेख है, उसमें अशोक को मगधराज कहा गया है। क्या कहा गया है? मगधराज। इसके अलावा प्यारे बच्चों और भी अनेकों नाम मिलते हैं, खासकर चंडाशोक, चंडाशोक या कालाशोक, ये भी नाम मिलते हैं। जैसे तिब्बती लेखकों ने अशोक को किस नाम से पुकारा है? कालाशोक। या हम कह सकते हैं वो सिंगली परंपरा के जो ग्रंथ हैं दिवंश महावंश, उसमें चंडाशोक नाम भी मिलता है। तो चंडाशोक हो गया, चाहे कालाशोक हो गया, यहां तक कि अपने राज्याभिषेक से संबंधित जो लघु शिलालेख है उसमें खुद अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है प्यारे बच्चों? बुद्ध शाक्य कहा है। इसके अलावा पुराणों में या हर्षचरित्र जो बाणभट्ट की रचना है, उसमें अशोक का नाम अशोक वर्धन भी मिलता है। क्या मिलता है? अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। ये अशोक वर्धन किन में मिलता है प्यारे बच्चों? पुराणों में या हर्षचरित्र एक रचना है बाणभट्ट की, उसमें मिलता है। आपको प्रमुख रूप से दो बातें याद रखनी है यहां, मास्की व गुजरा, इन अभिलेखों में ही अशोक का अशोक नाम मिलता है। इसके अलावा जो बाकी अभिलेख हैं उनमें खासकर जो गिरनार संस्करण है उसमें देवनाम प्रिय या देवनाम पियदसी ये नाम मिलते हैं अशोक के। ठीक है। भाब्रू जो शिलालेख है उसमें क्या मिलता है? मगधराज। तो ये तो प्यारे बच्चों ये बातें हुई अशोक के उपाधियों या नाम से संबंधित। अब कुछ पारिवारिक बात अगर करें तो कहते हैं कि विदिशा की राजकुमारी के साथ अशोक का विवाह हुआ और आगे चल के दो बच्चों का नाम आया है, पुत्री का नाम आया प्यारे बच्चों संघमित्रा। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आगे हम दोबारा इसे पढ़ेंगे। संघमित्रा ये तो थी प्यारे बच्चों सम्राट अशोक की पुत्री। वह पुत्र है जो वह था महेंद्र। आगे चल के प्यारे बच्चों यही श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे। अशोक इन्हें स्वयं भेजेगा, संघमित्रा व महेंद्र। इसके अलावा एक पुत्री चारुमती का और भी जिक्र आता है, लेकिन आपको ये दो ही बातें याद रखनी है, तो विशेषकर ये बातें। इसके अलावा प्यारे बच्चों अशोक की अगर माता का नाम जान अपने बात करें तो सुभद्रांगी है, जो पिता बिंदुसार व माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी। ये चंपा के एक ब्राह्मण की कन्या थी। सो प्यारे बच्चों ये तो कुछ पारिवारिक मेंबरों की बात आ गई है। अब बात करते हैं अशोक के अपने राजनीतिक जीवन पे प्रकाश डालते हैं, युद्धों से संबंधित कुछ घटनाएं देखते हैं। प्यारे बच्चों अशोक ने, अब वो क्रम आपको ध्यान रखना है, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद, राज्याभिषेक यानी कि 273 नहीं 269 ईसा पूर्व, ये मान के चलना है आपको। तो राज्याभिषेक के अपने कह सकते हैं 7 वर्ष बाद ये मिलता है प्यारे बच्चों कि अशोक ने कश्मीर व खोतान के जो क्षेत्र हैं उनको मगध साम्राज्य में मिला लिया था। कि कौन से क्षेत्र को प्यारे बच्चों? कश्मीर व खोतान के क्षेत्र को मगध साम्राज्य में मिला लिया था राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद। अब प्यारे बच्चों हमें सबसे महत्वपूर्ण जो पढ़ना है, अब हम ये पढ़ते हैं ना कि अशोक जी महान है। अब 99 भाइयों को मारने वाला महान कैसे हुआ? और एक घटना आगे और पढ़ेंगे, फिर तो हम और विचलित हो जाएंगे कि ये महान कैसे हो सकता है। तो वह घटना जो महत्वपूर्ण है, भारतीय इतिहास के अनेक युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण युद्धों की अगर बात करें तो कलिंग का युद्ध भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कलिंग का जो युद्ध है इसके बारे में पढ़ते हैं। कलिंग कहां पड़ता है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ओडिशा। कहां प्यारे बच्चों? ओडिशा में। ओडिशा कलिंग का युद्ध अपने पढ़ते हैं। कब हुआ? फिर वही बात, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष,
राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में प्यारे बच्चों? 8वें वर्ष में कलिंग पर जो कहते हैं कि कलिंग पर नंदराज, कौन प्यारे बच्चों? नंदराज नामक राजा का शासन था। किसका शासन था? नंदराज नामक राजा का। इसका उल्लेख कोई खैर ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन हाथी गुंफा, कौन सी अभिलेख प्यारे बच्चों? हाथी गुंफा नामक अभिलेख से ही यह विदित होता है कि कलिंग पर उस समय किस राजा का शासन था? तो नंदराज। इस हाथी गुंफा अभिलेख के आधार पर हम कह रहे हैं। तो ये जो नंदराज है, इसके साथ युद्ध होता है अशोक का। अब कलिंग का युद्ध क्यों होता है, इस वाद विवाद में नहीं पड़ना है। प्रमुखतः हम ये कह सकते हैं कि उस समय कलिंग या तो व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था, कहीं ना कहीं अशोक साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहा था, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था, यह भी कारण हो सकता है यहां आक्रमण करने का। या ये कहा जाता है, जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र में बताया गया प्यारे बच्चों, कि ये जो कलिंग है ये हाथियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, क्योंकि भाई इससे पूर्व में दादा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने हाथी दान कर दिए थे ना 500। अब हाथियों की कमी आ गई, हाथी और प्राप्त कर ले, शायद ये कारण रहा हो सकता है। तो खैर कोई भी कारण रहा हो, कलिंग का युद्ध अपने पढ़ना है। इस युद्ध का क्या हुआ? इस युद्ध में प्यारे बच्चों भयंकर नरसंहार हुआ। जीत किसकी हुई? अशोक की हुई। लेकिन प्यारे बच्चों इसी युद्ध की वजह से 1 लाख निर्दोष लोग मारे गए। अब युद्ध में तो प्यारे बच्चों सैनिक भी मरेंगे, निर्दोष लोग मारे गए। इस भयंकर नरसंहार को देखकर कह सकते हैं हम कि अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने भविष्य में प्रण लिया, ये घोषणा की, ये कसम ही खा ली कि मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। और प्यारे बच्चों ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे ज्यों के त्यों। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं बेरी घोष की जगह, किसकी जगह प्यारे बच्चों? बेरी घोष। बेरी घोष कह दो चाहे रण घोष कह दो, रण घोष की जगह मैं किसका अनुसरण करूंगा? धम्ब घोष का, धम्ब घोष का। अब बेरी का यानी कि जब भी अपने पढ़ा हुआ है कि युद्ध जब होते हैं, या पंजाबी में अपने वारे पढ़ के आए हैं, तो उसमें हम पढ़ के आए थे नगारे बेरियां वो पहले बजाए जाते थे, है ना, ये यंत्र यंत्र बजाए जाते थे और उसके बाद युद्ध होता था। तो बेरी घोष का संबंध हो गया युद्ध से, यानी कि मैं युद्ध का जो मार्ग है ये त्याग रहा हूं और जीवन में अब मेरा घोष कौन सा है? दंभ। दंभ का अर्थ यहां सीधे अर्थों में आप धर्म से ले लो कि जीवन में अब मैं हिंसा का त्याग करता हूं और अहिंसा के मार्ग पे चलूंगा। यही कारण है कि 1 लाख लोगों को मारने वाला या 99 भाइयों को मारने वाला अशोक महान कहा जाता है, क्योंकि इसने पश्चाताप किया और उसके बाद इसने एक धम्म का प्रतिपादन भी किया। खैर आगे वो हम पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों क्योंकि आपके उसी क्रम में ही मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं आपकी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग। अब प्यारे बच्चों जो बेरी घोष की जगह जब दम घोष का ये है, क्या करता है? घोषणा करता है कि मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। और इसके बाद यह अपना धर्म भी क्या करता है? बदल लेता है। कहते हैं कि श्रमण निग्रोध, ये एक बौद्ध भिक्षु है प्यारे बच्चों, नाम है ये, दोबारा बोलो इसे, श्रमण निग्रोध। 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, श्रमण निग्रोध। और एक प्यारे बच्चों नाम आ रहा है उपगुप्त का भी। ये 2 बौद्ध भिक्षुओं के प्रभाव में आकर, कब? इस कलिंग युद्ध के बाद इन 2 यानी कि हम कह सकते हैं बौद्ध भिक्षुओं के प्रभाव में आकर यह बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो इससे पहले इसका कौन सा धर्म होता है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रहे, अगर हम मौर्य काल पढ़ते हैं तो मौर्यों का जो राज धर्म हम कहें तो आजीविक धर्म हम कह सकते हैं। इनका जो धर्म था, मूल धर्म आजीविक ही था। अब देखो ध्यान रहे, यहां हम पूर्व की घटनाएं भी थोड़ी सी देख लें। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपना लिया था अपने जीवन के अंतिम वर्षों में? जैन धर्म को। तो ध्यान रहे, सीएम चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म से संबंधित था, उसने जैन धर्म को अपनाया। अब जो बिंदुसार था, कौन प्यारे बच्चों? बिंदुसार आजीवक धर्म का ही संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के साथ ही जुड़ा रहा।
इसने अपना धर्म बदला नहीं। लेकिन फिर उसके बाद वापिस अशोक की जब बात करते हैं, हम अशोक को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो अशोक ने क्या किया, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब ध्यान रहे, यहां आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दे रखा है प्यारे बच्चों, इसे रफ कर रहा हूं, साथ साथ प्यारे बच्चों आप नोट डाउन भी इसे कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करो इसको, ठीक है ना। अब अपने महत्वपूर्ण बात देखनी है कि जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी ये एक ग्रंथ है प्यारे बच्चों जो कलहन द्वारा रचा गया। कश्मीर से संबंधित जो इतिहास है इस पुस्तक में हमें मिलता है। इस राजतरंगिणी में बताया गया है, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में बताया गया है कि बौद्ध धर्म से पूर्व अशोक है जो, वो किसका उपासक था, वो शिव का उपासक था, शिवजी बाबे का उपासक था। तो कहते हैं कि शिव इसके बाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि खासकर कलिंग युद्ध के बाद इसने अपना धर्म बदल लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये विशेषकर आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि शिव का उपासक था। यह हमें जो जानकारी है वो कहां से मिलती है, तो कलहन द्वारा जो राजतरंगिणी है उससे हमें ये जानकारी मिलती है। और उसी से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जो मोगली पुत्र तिस है, मोगली पुत्र तिस, ये भी प्यारे बच्चों बौद्ध भिक्षु का ही नाम है। ये भी क्या है, बौद्ध भिक्षु का नाम है। तो मोगली पुत्र जो प्यारे बच्चों तिस है, इसने भी क्या किया था, इसके प्रभाव में भी आकर इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो मोगली पुत्र तिस कह लो, चाहे उपगुप्त कह लो, चाहे प्यारे बच्चों श्रवण निग्रोध कह लो, इन बौद्ध भिक्षुओं के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था अशोक ने। तो ये तो हो गई धर्म से संबंधित बातें। अब कहते हैं कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए ही, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए बराबर की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां प्यारे बच्चों, बराबर की जो पहाड़ियां, ये कहां है, बिहार में। कहां है प्यारे बच्चों, बिहार में। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुहाओं का निर्माण करवाया। किनके लिए, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान देने के लिए। वो 4 जो गुफाएं हैं, उनका नाम आपको याद रहना चाहिए। तो वो कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चों, पीछे बोलना है, सुदामा ये नाम है गुहाओं का। इसी प्रकार कर्ण, या हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों विश्व झोंपड़ी, या एक नाम और मिलता है चौपार, या आपकी पुस्तक में चापार ही दे रखा है। तो सुदामा, कर्ण, विश्व झोंपड़ी, चौपार, ये जो गुहाओं का निर्माण अशोक ने किनके लिए करवाया, तो आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान देने के लिए। ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अब देखो भाई, क्योंकि अब बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लिया है, जीवन में युद्ध नहीं करना ये भी प्रण ले लिया है, तो क्या करना है जी, अब जी धर्म यात्राएं करनी है, अब तो धर्म के मार्ग पर चलना है। तो इसी मार्ग पर चलकर कहते हैं कि अशोक ने अपने, फिर वही बात, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में 2 घटनाएं याद रखनी है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कहां की यात्रा करता है अशोक, बोध गया, बुद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित जो स्थान है, तो बोध गया की यात्रा करता है। इसी प्रकार 20वें वर्ष में, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक लुम्बिनी वन की यात्रा करता है। अब लुम्बिनी वन यानी कि नेपाल में जहां जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध से संबंधित ये जगह है, तो वहां यानी कि ये इसने यात्रा की थी। तो ये प्रमुख 2 बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा प्यारे बच्चों अब हमें पढ़ना है अशोक के धम्ब के बारे में, कि अशोक ने जो धम्ब चलाया इसमें क्या प्रमुख बातें थी। इसके अलावा प्यारे बच्चों एक शब्द आपको पढ़ना है अनुसंधान के बारे में। यहां अनुसंधान का अर्थ किसी खोज से नहीं लेना है हमें, वो भी बताएंगे। और एक अपने पढ़ेंगे धम्ब महामात्रों के बारे में। तो प्यारे बच्चों ये क्रम से हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें देखना है प्यारे बच्चों धम्ब।
अंतिम आज हमारा जो बिंदु है धम्म पे अपने चर्चा करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, धम्म क्या है? धम्म का सीधा सा अर्थ धर्म ही हो गया है, ये मान लो। धम्म क्या था? अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो प्यारे बच्चों जो उसने आदर्श प्रतिपादित किए, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो उसने आदर्श प्रतिपादित किए, उसे ही क्या कहते हैं? हम धम्म कहते हैं। इस धम्म की जो परिभाषा है वह अशोक के जो लघु अपने स्तंभ लेख कह सकते हैं उसमें जिक्र आया हुआ है, खासकर जैसे 7वें जो स्तंभ लेख है उसमें जिक्र आया हुआ है। तो ये जो धम्म है इसमें प्रमुख जो बातें हैं, जैसे अपने कह सकते हैं प्यारे बच्चों, पाप कर्म से निवृत्ति, अपने कह सकते हैं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। अब मौखिक रूप से बता देता हूं प्यारे बच्चों, माता पिता का आदर करना, हम कह सकते हैं कि अपने गुरुओं का आदर करना, माता पिता की आज्ञा मानना, दया, मन में दया रखना, दान करना, ठीक है। कर्म की शुद्धि पर बल दिया गया, तो कर्म की शुद्धि पर बल दिया गया। कुल मिला के प्यारे बच्चों जो नैतिक बातें हैं ये ही धर्म से, अशोक के धम्म से संबंधित थी। तो इनका प्रतिपादन किया ताकि नैतिक उत्थान हो जनता का, अपनी प्रजा का। तो प्यारे बच्चों आज हम यहां तक पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो धन्यवाद।